हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे अकाउंट्स विद संजीव गिरी। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 11th क्लास का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला चैप्टर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, तो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। टॉपिक क्या पढ़ना है इसमें, तो इसमें देखो 2 ही टॉपिक है, एक अजम्पशंस एंड प्रिंसिपल्स है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आज हम वन शॉट लेक्चर में सारे अजम्पशंस एंड प्रिंसिपल करेंगे। 90% चांस होता है कि जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है वो अजम्पशंस एंड प्रिंसिपल से ही आता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप नए हो तो वीडियोस को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और जब आप वीडियो देखो आपके काम की लगे तो जाते जाते एक कमेंट थैंक यू का कमेंट करना ना भूलना, क्योंकि आपका ये कमेंट हमें मोटिवेट करता है और लेक्चर शूट करने के लिए। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो देखो आज हम बात करेंगे अजम्पशंस एंड प्रिंसिपल्स की। कुछ छोटी छोटी बातों को मैं डिस्कस करूंगा जिसको ध्यान से समझना। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक होता है ना माहौल क्रिएट कर देना, बैकअप की क्या पढ़ने वाले उसके बारे में थोड़ा समझ लो। देखो अकाउंटिंग को बनाया किसने? इंसानों ने। तो जब इंसान कुछ बनाता है तो उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, ठीक है? क्यों? ताकि सब लोग वैसा ही फॉलो करें। जैसे रेड लाइट बनी तो रेड लाइट पे रूल बना है कि रेड पे आपको रुकना है, ग्रीन पे चलना है। इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं, पूछा क्यों वाला कोई जवाब ही नहीं है। पढ़ते आ रहे ए फॉर एप्पल है, ए ऐसे बनना है। तो ये बनता हुआ चला आ रहा है, ट्रेडिशन है। कुछ जब इंसान कुछ बनाता है जो देखो जो साइंटिफिक है वो तो प्रूफ किया जा सकता है, पर जो इंसान मेड होता है, ह्यूमन मेड, वो आपको अजम्पशंस बेस पे चलता है। आपको मानना ही पड़ता है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने गए। तो ये चैप्टर बिल्कुल मानने के ऊपर है। तो मतलब कहने का कहानी क्या है कि आपको एज इट इज जितने भी अजम्पशंस और प्रिंसिपल्स है वो याद करने पड़ेंगे। रूल्स याद करने पड़ते हैं। लॉ करते हो सेक्शन, इस सेक्शन में ये लिखा है, क्यों लिखा है? याद करता है कि इस सेक्शन में ये बात कही जाती है। तो जो भी इंसान बनाता है उससे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, तो वो आपको करना पड़ता है। यदि कहानी मैंने आपको इतनी 5 मिनट किससे बताई कि आप सीधा सा चैप्टर है, बच्चे इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं समझने के चक्कर में कि ऐसा क्यों है। भाई साहब रूल है, रूल क्यों क्या होता है, रूल है तो याद कर लो, ठीक है? तो यार हाँ, जब आप चीज़ें धीरे धीरे चैप्टर्स पढ़ोगे तो उन चैप्टर को आप इससे रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये रूल लग रहा है चैप्टर के अंदर, ये कर सकते हो। लेकिन वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि अभी आप बिल्कुल नए हो। जब जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे तो जो जो रूल आते जाएंगे आप रिलेट करते जाओगे कि अच्छा हाँ ये तो भाई इसी से लग रहा है, हाँ भाई बिल्कुल सही बात की जा रही है। लेकिन रूल याद भी तो होने चाहिए ना। तो अभी आपको जो मैं कहानी बनाने वाला हूँ कि आपको याद रखने पड़ेंगे रूल्स एंड अजम्पशन। बहुत ही फटाफट पढ़ेंगे चुटकियों में। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस एंड कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो इंसान जब बनाता है तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। एक वर्ड आएगा गैप। 1 नंबर में पूछा जाता है गैप क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गैप फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे, याद रखना। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप। ये रहा देखो गैप, इसे मैंने टॉप पे रखा है, बच्चे याद ही रखते। 1 नंबर पूछ देता भाई साहब एमसीक्यू में आ गया 1 नंबर में, गैप की फुल फॉर्म डब्बा गोल गैप। याद रखो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो देखो आज पहले हम बात करेंगे अजम्पशंस की। तो आपका घूमता फिरता पहला अजम्पशन आ गया आपके नज़रों के सामने, गोइंग कंसर्न अजम्पशंस। दिख रहा होगा आपको। जरा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि ये क्या कहता है। आपका कौन सा अजम्पशन है? गोइंग कंसर्न अजम्पशंस। 3 अजम्पशंस आपको पढ़ने हैं, बाकी आपको पढ़ने हैं प्रिंसिपल्स। अजम्पशंस मतलब जो जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो इन बातों को मान के चलोगे। तो सबसे पहला अजम्पशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, गोइंग कंसर्न अजम्पशंस। व्हाट इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन? देखो नाम है गोइंग कंसर्न, चलता ही रहेगा। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहता है कि द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज इन्फिनिटी पीरियड ऑफ लाइफ, फोरसीन पीरियड, चलता रहेगा बिजनेस। एक लॉजिक लगाओ। अगर मान लो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कभी भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या ये सोचते हो कि 2 साल बाद बंद कर दूंगा या 4 साल बंद कर दूंगा? भाई साहब दिमाग में बंद करने की तो बात ही नहीं आती। कौन क्यों सोचेगा भाई बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कोई सोचेगा कि मैं बंद करूंगा इसको? हर इंसान सोचता है कि मैं अंबानी को फेल करूंगा। अलग बात है, बंद हो गया अलग चीज़ है, लेकिन अजम्पशंस तो नहीं होती ना कि मैं बंद करूंगा। तो ये प्रिंसिपल यही कह रहा है, ये बताइए अजम्पशन जो है यही कह रहा है। गोइंग कंसर्न का मतलब है कि जो लाइफ होगी बिजनेस की वो फोरसीन पीरियड, लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइफ है बिजनेस की, दैट इज कॉल्ड बाय गोइंग कंसर्न। देखो लिखा हुआ है, दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम दैट एवरी बिजनेस हैज ए लॉन्ग इंडेफिनिट लाइफ। बस यही काम की बात है। सिंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑल फिक्स्ड एसेट्स शो इन द बुक ऑफ देयर कॉस्ट इग्नोरिंग द मार्केट। सब बात की बात है, मेन बात ये रही। तो बिजनेस की लाइफ होगी दैट इज इन्फिनिटी पीरियड ऑफ लाइफ। एक छोटा सा दिमाग में रखो, इन्फिनिटी पीरियड ऑफ लाइफ दैट इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन। सिंपल, क्लियर? पहला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पहला पेज है आपका। आगे बढ़ते हैं हम। पहला अजम्पशन हो गया, फटाफट पढ़ेंगे। कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। दूसरा कंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी के नाम पे घड़ी आ गई हमारी। और तीसरा हम पाएंगे अक्रूवल अजम्पशन। ठीक है, जरा देख लेते हैं इनको ध्यान से।
दूसरा अजम्पशन है आपका भाई साहब गोइंग कंसर्न, पहला हो गया। दूसरा आपका कंसिस्टेंसी अजम्पशन, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। देखो कंसिस्टेंसी वर्ड कैसे बना है? कंसिस्टेंसी का मतलब होगा जो एकदम मतलब बहुत ही सीरियस एक चीज़ को लेके। अगर मैं बोलूँ क्लास का टाइम 7 बजे है तो देखो टाइम दिख रहा होगा आपको सामने, वैसे यहाँ तो 10:20 हो रहे हैं, 10:10 हो रहे हैं क्या मतलब मजाक था। तो मतलब बेसिकली क्या है कंसिस्टेंसी का मतलब, जैसे एग्जाम्पल फॉर क्लास का जो टाइम सपोज करो 7 बजे का बैच है, तो कोई बच्चा डेली 7 बजे टाइम पे आता है, और एक बच्चा किसी दिन 7 बजे आ रहा है, किसी दिन 7:30 बजे आ रहा है, किसी दिन भाई साहब 8 बजे आ रहा है, किसी दिन आ ही नहीं रहा। तो जो टाइमली आ रहा है दैट इज कंसिस्टेंसी, वो कंसिस्टेंट अपनी क्लास को, दूसरा वाला नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब समझ गए। अब अकाउंट्स के टर्म में क्या है, तो जब आप हम अकाउंट्स करते हैं तो अकाउंटिंग में बहुत सारे मेथड्स और फॉर्मूले लगते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर अभी आपका एक चैप्टर आएगा आगे डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ऐसे आगे और भी बहुत सारे आप चैप्टर्स पढ़ोगे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये वो ऐसे बहुत सारे हैं। अभी नाम लेके कोई फायदा नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझाना है इसलिए बता रहा हूँ। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये कहता है कि जो भी मेथड्स फॉर्मूले और प्रैक्टिस आप एक बार अडॉप्ट कर रहे हो, ईयर टू ईयर आपको वही कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि आप बार बार फ्लैक्चुएट चेंज, कभी स्ट्रेट लाइन लगा दिया फिर रिटर्न डाउन लगा दिया, फिर स्ट्रेट लाइन फिर रिटर्न डाउन, फिर कुछ दिन ये कुछ दिन वो नहीं। जो भी मेथड प्रैक्टिस आप एक बार अडॉप्ट करो, ईयर टू ईयर आप उसी को कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि बार बार चेंज करो। ऐसा क्यों बनाया गया? ताकि कंपेयर करने में दिक्कत ना हो। अब हर साल का हिसाब किताब आप अलग रखोगे तो भाई साहब आप कंपेयर कैसे कर सकते हो? लेकिन हमें कंपेयर तो करना अपनी अकाउंटिंग को अपने पास्ट ईयर से किसी दूसरे से, तो इसलिए कहा गया कंसिस्टेंसी अजम्पशन, उसी को दिमाग में रखते हुए बनाया गया रूल कि आप जो भी मेथड फॉर्मूले प्रैक्टिस, एक लाइन में बोल रहा हूँ, जो भी मेथड फॉर्मूले प्रैक्टिस आप एक बार अकाउंटिंग में अप्लाई करते हो, ईयर टू ईयर आपको वही कंटिन्यू लेकर चलना है। ठीक है, पढ़ लेना, ये लिखा हुआ देखो, दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड एंड टेक्निक्स यूज बाय द बिजनेस यूनिट शुड बी कंसिस्टेंट, मतलब एक जैसा हो। ए बिजनेस यूनिट कैन अडॉप्ट एनी अकाउंटिंग मेथड, कोई सा भी कर सकता है अडॉप्ट, बट वंस ए पर्टिकुलर प्रैक्टिस इज चूज इट मस्ट बी यूज नंबर ऑफ ईयर्स। एक बार अगर आप चूज कर लेते हो तो उसको आपको नंबर ऑफ कुछ सालों तक चलाना, ऐसा नहीं कि आप बार बार बदलो। क्लियर है पॉइंट? अगला आपका अक्रूवल अजम्पशन। देखो अक्रूवल अजम्पशन दो बातें करता है, ये एक इनकम की बात करता है, किसकी भाई साहब? तो एक ये बात करता है इनकम की, और एक ये बात करता है एक्सपेंसेस की। तो ये इनकम के लिए कहता है कि इनकम को आप कब रिकॉर्ड करोगे? तो जब आपने इनकम कमाई होगी तब रिकॉर्ड करोगे, चाहे पैसा मिला हो या ना मिला। आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा था, याद करो। 1000 रुपये आपको मिल गया, 200 मिलना बाकी है, तो आप 1000 रुपये दिखते थे कैश में, 200 मिलना बाकी है तो एसेट्स, और टोटल इनकम दिखाते थे 1200। कमाया 1200, भले ही मिला नहीं है पर 1200 कमाया ना, तो 1200 लिखा। किस अजम्पशन की वजह से? अक्रूवल। तो इनकम को आप कब लिखोगे? जब आपने कमा लिया है, चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो। वैसे ही खर्च को आप कब लिखोगे? जब आपका खर्चा हो गया है, चाहे पेमेंट करी है या नहीं। सपोज मैं घूमने गया, मेरे 5000 रुपये खर्च हुए, लेकिन अभी मैंने 2000 दिया, 3000 का उधारी रखा है, तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि खर्चा कितना है तो मैं कितना दिखाऊंगा? 5000 रुपया। तो अक्रूवल अजम्पशन शॉर्ट में बताऊं तो दो बातें, इनकम और खर्चा। इनकम कब रिकॉर्ड करोगे? जब आपने कमा लिया, चाहे पैसा मिला हो या मिलना बाकी हो। और वैसे ही खर्च को कब लिखोगे? जब आपका खर्चा हो गया, चाहे पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो ये तीन अजम्पशंस है। पहला है गोइंग कंसर्न, जो कहता है कि बिजनेस की लाइफ है वो इन्फिनिटी, फोर्सिंग पीरियड ऑफ लाइफ है। दूसरा कंसिस्टेंसी, जो कहता है कि जो भी मेथड प्रैक्टिस फॉर्मूला आप एक बार अडॉप्ट करो, ईयर टू ईयर आप वही कंटिन्यू करोगे, चलाना है आपको। और ये कहता है अक्रूवल कि इनकम जब कमाओगे तब लिखोगे, चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो। खर्चे को आप तब लिखोगे जब आपका खर्चा हुआ है, चाहे पेमेंट करी हो या ना करी हो। तो ये तीन आपके अजम्पशंस है। आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे आएगा आपका प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत जो आपको फॉलो करने हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो देखो इस पहले पेज पे कितने हैं? 3 प्रिंसिपल है, तो हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल भी लिखा हो सकता है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, व्हाट इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल? एक छोटा सा आप जानते हो इसके बारे में, बस आपको ये नहीं पता कि इसको बिजनेस एंटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो मान लो मैंने एक रिलायंस का प्रोडक्ट लिया, मेरे को दिक्कत आई, मुझे अब केस करना है। तो आप जानते हो रिलायंस एक इंडस्ट्री है, उसका मालिक है मुकेश अंबानी। तो एक बात बताओ, मैं रिलायंस इंडस्ट्री पे केस करूंगा या मुकेश अंबानी पे? तो आप बोलोगे सर रिलायंस इंडस्ट्री पे। सो वैसी बातें ही करते। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? यही कहता है प्रिंसिपल कि ऑनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटी, अकाउंटिंग शुड बी मेड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब मालिक और बिजनेस दो अलग अलग इंसान हैं, आपको जो अकाउंटिंग करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। देखो लिखा है, दिस कॉन्सेप्ट कंसीडर ए बिजनेस यूनिट एज ए सेपरेट एंटिटी, मतलब बिजनेस जो वो सेपरेट है मालिक से। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटी, बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग इंसान है। एंड
ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और आपको जो अकाउंटिंग करनी हो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? बिजनेस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करोगे, ना कि अंबानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है पॉइंट पहला? ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल है आपका मनी मेजरमेंट। वो बहुत सिंपल है, आप बहुत इतने 2 चैप्टर पढ़े आपने, पहला दूसरा। पहले में आपने पढ़ा कि हम ट्रांजेक्शन्स जो भी होंगे अकाउंट में वो मॉनेटरी वाले लिखेंगे। क्यों भाई क्यों? तो ये प्रिंसिपल उसके बारे में कहता है, इस प्रिंसिपल की वजह से आप वहाँ ये पढ़ रहे थे। तो प्रिंसिपल कहता है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच आर मेजर्स इन द टर्म्स ऑफ मनी। उन्हीं को आप लिखोगे जिसको आप मनी के टर्म में मेजर कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ क्वालिटी ऑफ वेजेस, मतलब लेबर, तो एक बात है, लेबर की क्वालिटी को आप मनी में कैसे बता सकते हो कि 200 रुपये का क्वालिटी या 500? नहीं बता सकते ना, नहीं लिखोगे। मम्मी का प्यार, लव ऑफ मदर, आप मनी में मेजर नहीं कर सकते। इमोशंस, फीलिंग्स, आप इनको मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। तो आप सिर्फ किसको लिखोगे? जिसको मॉनेटरी में, जैसे मैं बोलूँ पेन का प्राइस, मेरा फ़ोन, मेरी शर्ट, ये माइक, ये बोर्ड, हर चीज़ आप मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हो। तो जिन ट्रांजेक्शन्स को आप मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हो, जिनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, सिर्फ वही अकाउंट में लिखी जाएगी। और जिनकी इकोनॉमिक कोई वैल्यू नहीं है, जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स है, क्वालिटेटिव को हम मनी में नहीं मेजर कर सकते, तो उसको नहीं लिखा जाएगा। तो नाम ही से मनी मेजरमेंट, जो मनी में मेजर होगा वही लिखा जाएगा, सीधी सी भाषा। ठीक है। अगला आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है? तो उससे पहले आप समझो गोइंग कंसर्न के बारे में। मैंने बताया था आपको कि जो बिजनेस की लाइफ होती है वो इन्फिनिटी पीरियड ऑफ लाइफ होती है। बिजनेस चलता रहेगा, तो बिजनेस तो भाई चलता रहेगा, लेकिन हमें हर 12 महीने के बाद अपने बिजनेस का नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन देखना पड़ता है कि हमने कितना प्रॉफिट लॉस कमाया, क्या हमारी पोजीशन है, बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना। तो वो जो 12 महीने का पीरियड है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। तो क्या लिखोगे? तो द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज इन्फिनिटी पीरियड ऑफ लाइफ, बट एवरी इंटरवल ऑफ 12 मंथ्स वी फाइंड आउट हाउ मच प्रॉफिट और लॉस वी अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो वो जो 12 महीने का पीरियड है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। अब ये 2 तरीके का हो सकता है, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर आपको पता ही है जनवरी में स्टार्ट होता है, दिसंबर में खत्म हो जाता है। फाइनेंशियल जो अप्रैल में स्टार्ट होता है, मार्च में खत्म हो, जैसे आप लोग का स्कूल। तो इंडिया में जितने भी काम होते हैं वो फाइनेंशियल से होते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लेके आपको कोई भी जो आप अडॉप्ट करोगे वही आपका अकाउंटिंग पीरियड बन जाएगा। ठीक है। जैसे आप अब ये समझना ध्यान से, जैसे आपका स्कूल है, आप 4 साल के उम्र में एडमिशन हो जाता है आपका और 20 साल तक पढ़ते रहते हो, लेकिन हर साल एग्जाम होते हैं ना, देखने के लिए क्या भाई साहब प्रोग्रेस हुई है, वरना फेल करके वहीं रखेंगे या वरना आगे भेजेंगे। तो वैसे बिजनेस की तो लाइफ इन्फिनिटी है, पर हमें हर 12 महीने में फाइनल अकाउंट बनाने पड़ते हैं, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ता है। तो वो जो 12 महीने का पीरियड है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है। आगे बढ़ते जरा। अगला है आपका फुल डिस्क्लोजर, मेटिलिटी, और 3-4 आगे जरा देख लेते हैं शॉर्ट में। पहला आपका फुल डिस्क्लोजर। देखो फुल डिस्क्लोजर, देखो नाम में ये फुल डिस्क्लोज। हमने पढ़ा था यूजर्स के बारे में चैप्टर 1 में कि बहुत सारे यूजर्स है, सबको अलग अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यूजर्स की सेफ्टी के लिए ये प्रिंसिपल बना है फुल डिस्क्लोजर। ये कहता है कि ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन विच इज यूजफुल फॉर यूजर्स शुड बी डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब वो सारी काम की बातें जो यूजर्स को रिक्वायर्ड है वो सब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में होनी चाहिए। इररिलेवेंट चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन काम की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्यों बनाया प्रिंसिपल? अगर नहीं बनाते तो लोग नहीं लिखते। अब बनाया है तो कंपनीज को जितनी भी यूजर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो डालनी पड़ेगी, तो इससे यूजर्स को करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, तो अपने हिसाब से सही डिसीजन ले पाएगा। इस पर्पज से ये बनाया प्रिंसिपल। ऐसे ही क्या मटेरियल, ये भी मिलता जुलता है इससे। ये इन्फॉर्मेशन की बात करता है, ये मटेरियल की। मटेरियल तो मटेरियल मतलब जो भी सामान होता है। तो ये कहता है कि ऑल द रिलेवेंट मटेरियल विच कैन इफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कांट बी इग्नोर। जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊं, सपोज करो मेरा बिजनेस है 1 करोड़ रुपए का, तो क्या मैं 50 लाख की मशीन को इग्नोर कर सकता हूं? नहीं करूंगा भाई, करूंगा तो मेरा गलत है, इन्फॉर्मेशन गलत पहुंचेगी लोगों तक। लेकिन 10 रुपये का पेन इग्नोर कर दो तो दैट इज इरेलेवेंट। तो वे लिखा कि जो भी रिलेवेंट मटेरियल्स हैं उसको आप नहीं छुपा सकते, आपको वो लिखना ही पड़ेगा। तो ये भी यूजर्स की सेफ्टी के लिए बना है। तो इस 2 प्रिंसिपल इसलिए है कि यूजर्स को सेफ्टी मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। कंपनी अगर छुपा रही है तो वो इलीगल है, उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन अगर प्रिंसिपल नहीं होते तो कहाँ लिखा है कि सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, कम देते। दिस सेफ्टी की वजह से दोनों प्रिंसिपल बना है। इन्फॉर्मेशन को पूरा दिखाओ जो भी यूजर्स को चाहिए, मटेरियल्स को पूरा दिखाओ जो भी यूजर्स के रिक्वायर्ड का है। रिलेवेंट मटेरियल जो कि डिसीजंस को मैनिपुलेट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्लियर दोनों पॉइंट? पर्पस समझ में आ गया दोनों का, और बच्चे से धीरे धीरे रिलेट कर पाओगे। अगला है देखो कन्वर्टिज्म ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस या कन्वर्टिज्म कहता है डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉसेज। यहाँ लाइन होगा एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेज।
क्या कहता है ये, आप अपनी रियल लाइफ से लेना। सपोज करो एक लड़का है, उसने मुझे आके कहा सर कल मेरे है ना घर में मुझे 500 रुपये मिलने वाले, तो मैंने कहा चल आज आइसक्रीम खिला दे, खिलाएगा क्या वो? नहीं, बोलेगा सर पैसे तो आन दो, अभी कैसे खिला दूँ। लेकिन वही किसी का परसों बर्थडे आ रहा है, तो उसे पता है यार पार्टी देनी है तो खर्चा होगा 500-1000 रुपये का, तो वो आज से जुगाड़ करेगा। यही होता है, यही प्रिंसिपल भी ये कह रहा है कि फ्यूचर में जितने भी पॉसिबल लॉसेज है उसके लिए आप अभी से प्रिपेयर होगा, तो अभी से प्रोविजन मेंटेन करो, पर फ्यूचर में कोई भी पॉसिबल प्रॉफिट है तो उसको आप आज रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्लियर पॉइंट। अगला है कॉस्ट कॉन्सेप्ट देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये हमने लिमिटेशन में भी पढ़ा था, उसकी वहाँ पे जब मैंने आपको बताया था कि अकाउंट में रियलाइजेबल वैल्यू को नहीं दिखाते, क्यों? इस प्रिंसिपल की वजह से। ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी एसेट्स अगर आप खरीदोगे तो खरीदते टाइम जो पैसा आपने पे करा है वो वैल्यू आप लिखोगे, मार्केट वैल्यू को आप नहीं लिखोगे। मतलब क्या करता है, हिस्टोरिकल पुरानी कॉस्ट को लेकर चलना है, खरीदते टाइम पे की वैल्यू को लिखना है, डेप्रिसिएशन लगाना है, मार्केट की वैल्यू को आपको अपने बुक में लिखाना नहीं है। तो सही बात नहीं है, मार्केट वैल्यू लिखानी चाहिए, इसलिए लिमिटेशन के अंदर आ गया। ठीक है प्रिंसिपल। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ और रह गया 2-3 रियलाइजेशन है, ये इसको हम रिवेन्यू रिऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे एक करके। पहले ये देखते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। यहाँ देखो फॉर्मूला इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, दैट इज मैचिंग। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि एक अकाउंटिंग ईयर जो कि 12 महीने का है, आपने पढ़ा, उस अकाउंटिंग ईयर का मुझे प्रॉफिट लॉस जानना है। कैसे जानूंगा? तो उस अकाउंटिंग ईयर के रेवेन्यू में से एक्सपेंस को डिडक्ट करके फाइंड आउट द प्रॉफिट लॉस, दैट इज कॉल्ड मैचिंग। मतलब एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो हाउ मच प्रॉफिट और लॉस ही अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। फॉर दिस पर्पस ही मैच या डिडक्ट ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ दैट अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम रेवेन्यू। मतलब अगर किसी को अपना प्रॉफिट, किसी को क्या जानना ही होता सबको, तो जब प्रॉफिट जानना होता तो वो क्या करते हैं कि अकाउंटिंग ईयर के रेवेन्यू में से एक्सपेंस को डिडक्ट करके घटा के इनकम निकालते हैं। उस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? मैचिंग प्रिंसिपल है ये। ठीक है, कि मैच किया रेवेन्यू और एक्सपेंस को और प्रॉफिट निकाल दिया। अगला डूल एस्पेक्ट, ये सिंगल है, हर एक ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट होगा। कोई भी अगर हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसका दो जगह इफेक्ट पड़ेगा, एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट, वन अकाउंट शुड बी डेबिट, अनदर इज क्रेडिट। एग्जांपल फॉर, अब अकाउंटिंग विशन का लिख देना कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या मान लो परचेज किया गुड्स उधार में, तो गुड्स और ये, ठीक है, कि गुड्स आएगा और कैश जाएगा, उधार है तो लायबिलिटीज हो जाएगी। रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या नाम है? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे? तो बहुत सिंपल है यार, ये तो एक्रूअल का आधा लिख दो, कब करेंगे? जब रेवेन्यू कमा लिया होगा तब उसको कर देंगे रिकॉग्नाइज, नहीं कमाया तो नहीं लिखेंगे। मतलब जिस दिन रेवेन्यू, जैसे एग्जाम्पल फॉर, मैंने इस महीने 1000 कमाया, मिला है 700, तो पूरा 1000 लिखूंगा। तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल क्या कहता है कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे? जब आपने कमा लिया। इसके अलावा एक और प्रिंसिपल है, वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा, बहुत आता नहीं वैसे, बता देता हूँ। वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, वो क्या है? तो आपने पढ़ा है कि अकाउंटिंग एविडेंस और वाउचर्स के बेस पे होती है। तो वो प्रिंसिपल कहता है कि ऑल द रिलेवेंट जो भी वाउचर एविडेंस है उसको पहले वेरीफाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाई ऑल द एविडेंस एंड वाउचर, देन अकाउंटिंग शुड बी मेड। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट ये थे, मैंने आपको करा दी। यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। देखो दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, नाम दिया होगा, दो प्रिंसिपल कोई से, मान लो मैचिंग प्रिंसिपल लिख दिया, बिजनेस एंटिटी लिख दिया, एक्सप्लेन करो, तो उनको लिखना होगा आपको। या फिर कहानी दी होगी, मतलब केस स्टडीज़, और आपको समझ के, जैसे एग्जाम्पल फॉर कोई केस स्टडी है जिसमें ये कहानी आखिर कंक्लूजन कि हम एसेट्स की पुरानी वैल्यू लिख रहे हैं, कौन सा प्रिंसिपल? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हम फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड कर रहे, प्रॉफिट को नहीं कर रहे, तो कौन सा प्रिंसिपल? प्रूडेंस प्रिंसिपल। इस तरीके से कॉन्सेप्ट होगा। तो अगर आपको प्रिंसिपल पता है तो आप लिख सकते हो। अब देखो मान लो एक प्रिंसिपल आया, जैसे प्रिंसिपल आया और आपको डूल एस्पेक्ट 3 नंबर में, तो आप सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन तो नहीं लिखोगे, तो मेन पॉइंट मैंने लिखा है। अब इसमें एग्जाम्पल ऐड करना है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ाते हुए दिए हैं, तो आप वो एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। आपको और अच्छे से क्लियर करना तो बुक में भी एग्जाम्पल दिया, आप पढ़ लो, याद कर लो, एग्जाम्पल ऐड कर देना, 3 थोड़ा पैराग्राफ बड़ा हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, एग्जाम्पल मैंने आपको लाइव दिए, तो आप समझ के अपने, ऐसा नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट वही एग्जाम्पल देना है, आपको जो अच्छा लगे एग्जाम्पल, बस रिलेट होना चाहिए, आप एग्जाम्पल दे सकते हो। इसी के साथ आपका ये अजम्पशंस वाला टॉपिक खत्म होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखो ये टॉपिक थे आपके, एक बार ले लो जरा पेजों को, ठीक है। हाँ देखो, प्रिंसिपल से पहले अजम्पशन से फिर बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो पहला अजम्पशन था आपका, पहला पॉइंट है ये आपका गोइंग कंसर्न। पहला पेज तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, सेकंड पेज पे आ जाओ। ये सेकंड आपका कंसिस्टेंसी और क्रूअल अजम्पशंस, थर्ड प्रिंसिपल है इस पर। तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल देखे थे, पहला ये स्क्रीनशॉट ले लो, 3 प्रिंसिपल ये रहे, ले लिया, आगे बढ़ लेते हैं। फिर थोड़ा सा बात करेंगे, जरा स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, वेट कर लो थोड़ा सा, फिर थोड़ी सी बात करनी है। यहाँ पे 4 अजम्पशंस ये पढ़ने के लिए आपको काम आएंगे, वरना नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ये ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, ये मेन कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि आपको दिमाग में घुस जाए मोटा मोटा कि होता क्या है। लिखने को आएगा तो ये लिखोगे मेन लाइन, उसके अलावा आप एग्जाम्पल को ऐड कर देना, क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत सिंपल है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और रूल तो भाई साहब इंपॉर्टेंट होते ही है। जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ो उसके रूल ही आपको ना पता हो तो फिर तो गलत बात है ना। तो वैसे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये दिक्कत इसलिए करता है कि बच्चों को समझते कि यार ये इतने याद करने हैं, समझ नहीं आ रहे। तो भाई साहब ये आपको भी याद करने पड़ेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ते जाओगे आप उससे रिलेट करते जाओगे, आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।